नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अब तक जो हम डिस्कशन किया है या आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ा है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th क्लास के अंदर एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है ऑपरेंड मॉडल, या हम कहते हैं कि जो जीन रेगुलेशन है, तो जीन रेगुलेशन का जो हमने एक मॉडल के तौर पर या हम प्राइमरी तौर पर जो हम रेगुलेशन को जो देखते हैं कि तो फर्स्ट जो एग्जांपल जो हमारा जीन रेगुलेशन के अंदर आता है वो कौन सा आता है? ऑपरेंड मॉडल आता है। या हम जो फर्स्ट जो मॉडल था वो लैक्टोज को लेकर दे रखा था, तो इनकी लैक ऑपरेंड सबसे फर्स्ट मॉडल था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस ऑपरेंड मॉडल को या जीन रेगुलेशन को हम पढ़ते हैं। यानी कि जो ऑपरेंड मॉडल है वो ऑपरेंड मॉडल क्या होता है, ऑपरेंड मॉडल क्या है, तो ये सबसे फर्स्ट किसने दिया, तो हम ये बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट गिवन बाई किसने, जैकब एंड मॉनोड। मॉनोड ने कब दिया? इन 1961। किसको रेफरेंस माना? ई कोलाई को। और फिर इनको क्या हुआ कि नोबेल प्राइज मिल गया था इसी वर्क को लेकर, नोबेल प्राइज 1965 के अंदर। तो यानी कि दो साइंटिस्ट है, जैकब है और मोनार्ड है, उन्होंने ऑपरेंड मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया। ऑपरेंड मॉडल को जो प्रपोज किया तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, क्या उन्होंने चीज़ को डिस्कस किया, तो मेनली इन्होंने क्या किया कि जीन रेगुलेशन है, उस जीन रेगुलेशन को उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। यानी कि ए यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन है वो इस मॉडल के हमने अंदर देखा है। यानी कि ए यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन को हमने किसके अंदर देखा था या किसने बताया था? ये ऑपरेंड ने बताया था। ऑपरेंड क्या होता है? कोई एक ऐसा जीन इसमें एक प्रमोटर जीन है, एक ऑपरेटर जीन है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है, G1 है, G2 है, G3 है, सो ऑन, कोई भी एक जीन है। यानी कि ये जो सारी जीन है ये कौन सी जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने के लिए एक ऑपरेटर और एक कौन सा है? प्रोमोटर। यानी कि प्रमोटर और ऑपरेटर जीन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं और इनको क्या कहते हैं? रेगुलेट करने का काम है। प्रमोटर ऑपरेटर दोनों जीन हैं, वो जीन मिलकर किसको, स्ट्रक्चरल जीन है, उनको क्या करती हैं? एक्सप्रेस करने का काम करती है। ई कोलाई के अंदर है, जैकब और मोनार्ड ने बताया था। तो ऐसा जो है इस कंप्लीट को, यानी कि ये हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्या है, डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी, प्रमोटर जीन प्रेजेंट होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑपेरॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो बात ये आती है कि ऑपेरॉन क्या है। ऑपेरॉन एक तरीके से जो म्यूजिकल सिस्टम होता है या ड्रम बैंड है, उस बैंड को कलेक्टिवली जब वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होते हैं तब जाकर क्या होगा, उनकी एक पर्टिकुलर जो धुन होती है वो आउटपुट में आती है। ऐसे हमारे पास प्रमोटर है, ऑपरेटर है, मोर देन वन स्ट्रक्चर जीन होती हैं, और जहाँ पर मोर देन वन जो जीन होती हैं, इस स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक। यानी कि एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जीन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन का क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन जब एक्सप्रेस करती हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? यानी कि एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ऑपरेंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जीन इसमें प्रेजेंट होंगी उसी को ऑपरेंट बोलेंगे, क्योंकि जो ओपेरा एक वर्ड आता है उस ओपेरा वर्ड से ये वर्ड लिया गया है। ओपेरा का मतलब होगा कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो कलेक्टिव जो ग्रुप में म्यूजिक ऑपरेट करते हैं उनको हम ओपेरा बोलते हैं। उस ओपेरा से लिया गया है वर्ड, वो कौन सा है? ओपेरॉन है। और ओपेरॉन का मतलब क्या होगा? एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो किसी दूसरी जीन के साथ या पर्टिकुलर फंक्शन जो यूनिट है उस यूनिट के साथ मिलकर क्या होती हैं? एक्सप्रेस होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं। अब ओपेरॉन है, वो ओपेरॉन क्या होगा कि ये पॉलीसिस्टोनिक जीन है, इसके अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो कॉमनली किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? यूकैरियोट के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर? तो पॉलीसिस्टोनिक जो जीन प्रेजेंट होती है वो मेनली किसके अंदर होती हैं? प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर क्या होती है, या प्रोकैरियोटिक जीनोम के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक जो जीनोम है उस प्रोकैरियोटिक जीनोम में कॉमनली क्या होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक जीन के अंदर क्या होंगी? मोनोसिस्टोनिक जीन होंगी, यानी कि सिंगल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी। तो ये दिस टाइप ऑफ ओपेरॉन या दिस टाइप ऑफ arrangement commonly present in प्रोकैरियोट्स। तो यानी कि ऑपरेंट मॉडल है वो मेनली स्पेसिफिक किसके लिए होगा? प्रोकैरियोट के लिए होगा, क्योंकि इसमें पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब क्या होगा? मोर देन वन structural gene in continuous form। तो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होंगी? ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर। क्लियर है? तो दो साइंटिस्ट हैं, इनकी हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं। तो जीन रेगुलेशन का जो एक मॉडल प्रपोज जो किया है वो किसने किया है? ऑपरेंट मॉडल है। और ऑपरेंट मॉडल में क्या होगा? एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक साथ क्या होती हैं? रेगुलेट होती हैं। उसको हम ऑपरेंट मॉडल बोलते हैं। ये किसने? जैकब और मोनोड ने दिया 1961 के। 1965 में क्या हुआ? इनको नोबेल प्राइज़ मिला। किस ऑर्गेनिज्म को भी आप माना इन्होंने? इकोलाई। इकोलाई क्या है? इकोलाई क्या है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया है, यानी कि क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को क्या किया? प्रपोज किया। और प्रपोज करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा जहाँ पर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ये रेगुलेट होती हैं। तो किस टाइप की जीन है? पॉलीसिस्टोनिक। और तो ये क्या होंगे कि ये मोर देन वन जो स्ट्रक्चरल जीन एक कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो वो होगा। और एक ये क्या होगा हमारे पास? दिस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कॉमनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर या प्रोकैरियोटिक जीनोम के अंदर क्या होता है? देखने को मिलता है। तो लाइक ऑपरेंट मॉडल है या ऑपरेंट मॉडल है वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हम ऑपरेंट जो मॉडल की बात करते हैं वो कौन से हैं? ऑपरेंट मॉडल है वो टू टाइप के होते हैं। कौन सा मॉडल है? टू टाइप के मॉडल होते हैं। तो उसमें हम यही देख लेते हैं कि एक तो कैसा होगा? इंड्यूसिबल होगा। और दूसरा कैसा होगा? रिप्रेसेबल होगा। टू टाइप में है। एक तो होगा इंड्यूसिबल और दूसरा कौन सा होगा? रिप्रेसेबल। तो इंड्यूसिबल है और रिप्रेसेबल का मतलब क्या होगा? यानी कि पहले कोई भी सब्सटेंस आकर उसके एक्सप्रेशन को अनहेंस कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि किस भी आकर उसको इनहिबिट कर रहा है,
तो वो हम ऑन ऑफ या पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पे बात करते हैं। और ऑपरेन में कोई भी ऐसा है कि जहाँ पर क्या होगा, ऑपरेन आके इनहिबिट हो रहा है और एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। यानी कि क्या हो सकता है कि किसी का जो प्रोडक्ट है, यानी कि हम बात करते हैं कि टू टाइप ऑफ ऑपेरॉन। टू टाइप ऑफ ऑपेरॉन में कौन सा होगा? फर्स्ट इंडिसिबल है और दूसरा कौन सा है? रिप्रेसिबल। इंडिसिबल का मतलब क्या होगा? ये इन्वॉल्व इन, किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है? कैटाबॉलिक। ये इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होंगे उसमें इन्वॉल्व होगा। ये किस में होगा? कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होगा। यानी कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, या तो एंड प्रोडक्ट इसको रेगुलेट कर रहा होगा, या सबस्ट्रेट है वो किसी इसका किसी भी जो प्रोड्यूसिंग जो एंजाइम है उसका क्या होगा? पार्ट होगा। तो यानी कि इंडिसेबल है या रिप्रेसेबल है, वो क्या होगा? डिपेंड करेगा कि किस में कैसे ये क्या होगा? ऑपरेट होगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेंट मॉडल है वो कौन कौन से होंगे, जैसे लैक ऑपरेन है, ट्रिप्टोफन ऑपरेन मॉडल है, हिस्टिडीन है, ऑपेरॉन है, ठीक है। तो एक्सेट्रा ये बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? मॉडल प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो कैटाबॉलिक जो एनाबॉलिक जितनी भी टाइप की जो प्रोसेस होंगे इसमें या तो इंडिसिबल रहेगा या रिप्रेसेबल ऑपरेन रहेगा। इसका एक एग्जांपल है, वो कौन सा है? लैक ऑपरेन है। उस लैक ऑपरेन को हम डिस्कस करते हैं। लैक ऑपरेन जो मॉडल है उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक ऑपरेन जो मॉडल होता है या एक ऑपरेन जो होगा, उस ऑपरेन के अंदर मिनिमम 4 टाइप ऑफ जीन क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होंगे। 4 टाइप ऑफ जीन कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी? तो जैसे कि एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होगी, दूसरा कौन सा होगा? प्रोमोटर जीन प्रेजेंट होगी, थर्ड क्या होगा? ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होगी, और फोर्थ हम जानते हैं कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी। ये चारों जीन हैं। ये जीन एक ऑपरेन के अंदर मिनिमम इनका प्रेजेंस होना जरूरी है। रेगुलेटरी जीन है वो अपना काम करेगी, प्रमोटर जीन है वो अपना काम करेगी, रिप्रेसिबल जीन या हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये अपने अपने काम करेंगे। और जो सभी जो जीन है उन जीन का अपना अपना क्या होता है? वर्क होता है। उस वर्क के बेसिस पर हम क्या करते हैं? ऑपरेन को समझने का काम करते हैं। हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं, और डायग्राम की हेल्प लेते तो हमारे पास ये एक लैक ऑपरेन का मॉडल है। किसका है? लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन मॉडल है। इस लैक ऑपरेन मॉडल की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? ये हम मान के चल रहे हैं कि ये किसका है? ऑफ का है। और ये कौन सा है? ऑन का है। ये ऑफ है और ये क्या है? ऑन। ऑफ और ऑन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट है। तो ये कौन सी साइट है? यानी कि यहाँ पर P किसको डिनोट कर रहा है? प्रमोटर है। O किसको डिनोट कर रहा है? ऑपरेटर जीन है। ये प्रमोटर जीन है।
आई है वो कौन सी है, रेगुलेटरी जीन है, और ZYA है ये कौन सी है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब रेगुलेटरी जो जीन है, उस रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनता रहता है, और जब रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये जो ओप्रियन है वो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहला ओप्रियन है वो ये वाला हिस्सा है एक ओप्रियन का जो रेगुलेटरी जीन का है, और दूसरा वाला हिस्सा है वो ओप्रियन का ये है। तो ये हमारे पास क्या ओप्रियन है। एक ओप्रियन के अंदर यानी कितना देखेंगे तो प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, दो स्ट्रक्चरल जीन है। इस कंप्लीट एक जो यूनिट होता है इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि प्रमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, यही क्या है ओप्रियन होता है। इस ओप्रियन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये ओप्रियन एक है, ये ओप्रियन सेकंड है, और ये देखिए ये जो जीन है वो किस टाइप की जीन है, ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती हैं, किसकी, रेगुलेटरी जीन है। ये अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, और ये प्रोडक्ट बना रही हैं तो mRNA बन रहा है। mRNA से क्या बन रही है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, और ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो कहाँ पर जाकर बाइंड हो रही है, दूसरे ओप्रोन के ऑपरेटर साइट के ऊपर क्या हो रही, बाइंड हो रही है। यानी कि जो ये रिप्रेसर बना, ये रिप्रेसर कैसा है, एक्टिव टाइप का रिप्रेसर है। और एक्टिव टाइप का जब रिप्रेसर है तो ये क्या होगा, इसे जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो गई, और ऑपरेटर के ऊपर जाकर बाइंड हो गई है तो यहाँ पर एक RNA पॉलीमरेज, ये मॉलिक्यूल है कौन, RNA पॉलीमरेज, तो इसको बाइंड नहीं करने देगी। और RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये आगे कैटलाइज नहीं होगी, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो क्या नहीं होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो ये जो सिचुएशन है वो कब है, जब इंड्यूसर क्या होगा, एब्सेंट होगा। इंड्यूसर क्या होता है, इंड्यूसर एक बाहरी मॉलिक्यूल होता है, यानी कि आउटर साइड मॉलिक्यूल होता है। और ये इंड्यूसर कौन हो सकता है, कोई भी केमिकल्स हो सकता है, कि हार्मोन हो सकता है, मेटाबोलॉइड्स हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, ये कोई भी क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। यहाँ हम लैक ऑप्रोन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन होगा, जो इंड्यूसर है वो कौन होगा, एलो लैक्टोज रहेगा। एलो लैक्टोज किसका काम कर रहा है, इंड्यूसर का कर रहा है। अब ये नहीं है तो ये क्या है, ऑफ वाला है, तो इसमें एक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर बना, और रिप्रेसर क्या जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर पोजीशन पे जाके बाइंड हो गया। तो प्रमोटर के ऊपर जो RNA पॉलीमरेज बाइंड होना चाहिए था, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो नहीं कर पाया, और ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होगा तो ये ब्लॉक हो गया। फिजिकली जाकर क्या होगा, ऑपरेटर के ऊपर बैठ जाता है कौन, रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव होता है। इस वजह से जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि किस सिचुएशन में रखता है, ऑफ के अंदर रखता है। ये सिचुएशन कब है, ये सिचुएशन ये है कि मान के चलो कि ये कोई भी एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर क्या है, ई कोलाई है, इस मीडियम के अंदर कोई भी ई कोलाई है, ये ई कोलाई ग्रो कर रही है, और ये सबसे पहले एनर्जी के तौर पर किसको यूज़ करती है, ग्लूकोज को यूज़ करती है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट है उस टाइम पर जो लैक्टोज का जो रेगुलेशन होता है, वो लैक्टोज रेगुलेटरी जो जीन है वो क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कि यानी कि हम एनर्जी के तौर पर सबसे फर्स्ट हम किसको यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को। यानी हम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ई कोलाई है, सबसे पहले एनर्जी तौर पर किसको यूज़ करती है, ग्लूकोज को। अब मान लो कि सराउंडिंग से क्या हुआ कि ग्लूकोज है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और ग्लूकोज ख़त्म हो गया तो यानी कि लैक्टोज भी यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट है। अब जो ई कोलाई है जिंदा रहने के लिए क्या करती है, सबसे पहले ग्लूकोज ख़त्म होने के बाद किसको यूज़ करती है, लैक्टोज को यूज़ करती है। अब जब लैक्टोज को यूज़ करेगी तो लैक्टोज को कैटाबोलाइड जो प्रोसेस है या कैटाबोलिज्म है उसको
ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और जो वो ऑन करना पड़ेगा तो यानी कि जो रिप्रेसर पहले किसके ऊपर जाकर बाइंड हो गया था, ऑपरेटर के ऊपर, जो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहा था, अब इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन बना, एक्टिव फॉर्म में है, रिप्रेसर बना, और रिप्रेसर को इंड्यूसर ने आके इसको क्या कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव किया है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी स्ट्रक्चरल चेंज होगी, और जब स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो ये स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद किसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, ये जो ऑपरेटर के ऊपर जहाँ बाइंड होना था अब वो बाइंड नहीं हो पाएगा। अब बाइंड नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस सिचुएशन पर क्या रहेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या होगा, प्रमोटर साइट पर आकर बाइंड हो जाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज को बीच में रोकने वाला कोई नहीं, यहाँ तो पहले फिजिकली इसको क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, या तो बाइंड नहीं होने दे रहा था, या इसको फिजिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा था। तो रिप्रेसर जो बाइंड होने के बाद ऑपरेटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज को क्या नहीं करने दे रहा था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहा था। यहाँ पर जब ग्लूकोज क्या हो गया है, खत्म हो गया है, लैक्टोज को यूज करना है, तो लैक्टोज जैसे आएगा तो लैक्टोज और इसका आइसोमर कौन है, एलो लैक्टोज है, और एलो लैक्टोज या लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा। और जो एक्टिव जो था, एक्टिव रिप्रेसर था, उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव किया, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर चेंज के बाद ये किसके ऊपर बाइंड नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं होगा, और ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं होगा तो इसको क्या करेगा, कंटिन्यू प्रोसेस चल जाएगा। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ये एमआरएनए बनेगा। और ये पॉलीसिस्टोनिक है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, प्राइमेज बनेगा, और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। तो ये प्रोडक्ट किसका, जेड जीन का है, ये किसका, वाई का है, और ये कौन सी जीन का प्रोडक्ट है, ए जीन का प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये प्रोसेस होगा, तो इसमें हम 1 by 1 जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि जो जेड जीन है, जेड जीन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, बीटा जेल है, या हम कह सकते हैं कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को किसके अंदर तोड़ता है, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, तो इस पे 2 मोनोमर के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है इसकी हेल्प से लैक्टोज है वो टूटता है। उसके बाद जो जीन है कौन सी है, वाई जीन का प्रोडक्ट है। वाई जीन का प्रोडक्ट कौन सा है, परमेज है। परमेज क्या करता है, ये जैसे इकोलाई सेल है, इस इकोलाई सेल के अंदर बाहर कौन है, बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज के लिए क्या करता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि अपटेक करने के लिए, लैक्टोज अपटेक के लिए, या इंक्रीज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज है वो आसानी से किसके अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। और जो जीन कौन सी है, ए जीन है, ए जीन में क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, जो मानते हैं कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और वैसे लैक्टोज में कैटाबॉलिज्म या लैक्टोज लैकोप्रोन में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, या इसका जो फंक्शन है वो अभी तक क्या है, अननोन है, किसका, ट्रांसएसिटाइलेज का। किस पे, लैक्टोज रेगुलेशन के अंदर इसका कोई यूज़, या हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी फंक्शन नॉन नहीं है। वैसे इसका जो फंक्शन है ट्रांसएसिटाइलेज का, तो एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में इसका यूज़ होगा। या तो हम
किसका एग्जाम्पल लेके ऑपरेंड मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं? वो लैक ऑपरेंड। और लैक ऑपरेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास हम देखते हैं कि कौन कौन सी जीन, मेनली 4 जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो 4 जीन कौन सी प्रेजेंट होनी चाहिए? एक तो रेगुलेटरी जीन हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रमोटर जीन होनी चाहिए, ऑपरेटर जीन होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक प्रमोटर है, यहाँ पर कौन है, एक रेगुलेटरी जीन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन है। तो ये रेगुलेटरी जीन क्या करेगी, mRNA बनाएगी, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोटीन बन रहा है। और ये प्रोटीन 2 तरीके का हो सकता है। यह तो ये कौन होगा, एक्टिवेटर होगा। ये कौन होगा, ये रिप्रेसर की तरह बने काम करेगा। एक्टिवेटर होगा तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। और अगर ये रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है तो कौन सा होगा, नेगेटिव रेगुलेशन होता है। क्लियर है? यानी कि जो रेगुलेटरी जीन है, वो रेगुलेटरी जीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो क्या होगी, 2 तरीके से काम कर रही है। कौन सा, या तो रिप्रेसर की तरह काम कर रही है या एक्टिवेटर की तरह काम करेगी। अगर वो रिप्रेसर की तरह काम कर रही है तो एक्सप्रेशन को क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी, नेगेटिव काम। और बाकी अगर मान लो एक्टिवेटर की तरह है तो क्या करेगा, वो बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर में रिप्रेसर है, रिप्रेसर कैसा है, एक्टिव है। ये कैसा है, एक्टिव है। इसके साथ लैक्टोज आ गया, या हम क्या कह सकते हैं कि एलोलैक्टोज आ गया। तो ये जो पहले एक्टिव था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि जो रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है उसको एक्टिव से हम क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव से इनएक्टिव में। तो ये क्या होगा, प्रोसेस को ब्लॉक करने का काम करेगा। कौन से प्रोसेस को, ये कहाँ पर जाकर बाइंड हो रहा था, ऑपरेटर पे। तो ऑपरेटर पे जाने के क्या कर दिया इन्होंने, इनहिबिट कर दिया। अब ऑपरेटर के ऊपर जाकर ये बाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि तब तक ये ऑपरेटर पे बैठा रहेगा। रिप्रेसर प्रोटीन है जो ऑपरेटर पे बैठा रहेगा, तब तक प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। अब बात ये होती है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है। प्रमोटर जो जीन होती है, प्रमोटर जीन क्या करती है, बाइंड करती है आरएनए पॉलीमरेज को, क्या करती है, ऐड करने का काम करती है। और आरएनए पॉलीमरेज हम जानते हैं कि क्या करेगा, वो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए को कन्वर्ट करवाता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ये आएगा तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन करवाने का काम करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो यानी कि जो प्रमोटर साइट होती है, इस प्रमोटर साइट के ऊपर कौन आकर बाइंड हो रहा है, इस प्रमोटर साइट के ऊपर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। और आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट करता है, रिप्रेसर प्रोटीन इसको इनहिबिट करती है ऑपरेटर पे आने। ऑपरेटर साइट के ऊपर जब रिप्रेसर आ जाता है तो पूरी साइट को ब्लॉक कर लेता है। और पूरी साइट जब ब्लॉक हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज या तो बाइंड नहीं होगा, अगर बाइंड हो गया तो कैटालाइटिक जो एक्टिविटी है उसको शो नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो उसके बाद कौन सा है, ऑपरेटर जीन है। और ऑपरेटर जीन का हमें पता है कि क्या करता है, ये बाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट को क्या करता है, बाइंड करवाता है। और टू प्रिवेंट या प्रिवेंट द ब्लॉकिंग ऑफ आरएनए
पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कैसे कि ये कौन सी साइट है, प्रोमोटर साइट है, ये ऑपरेटर साइट है, और आगे स्ट्रक्चरल जीन है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब इस जीन के ऊपर यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, उसको बाइंड होना है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसको बाइंड होना है, पर यहाँ पर कौन आ गया है, रिप्रेसर आ गया है। तो रिप्रेसर के आने की वजह से ये किसका प्रोडक्ट है, ये रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है रिप्रेसर यहाँ आने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको आगे नहीं बढ़ने देगा या इसको बाइंड नहीं होने देगा। तो तब ये स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कहीं भी ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसके भी यहाँ पर क्या होगा, जो ऑपरेंड मॉडल है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है वो ऑपरेटर पे बाइंड होता है। ऑपरेटर पे अगर बाइंड हो रहा है तो स्ट्रक्चरल जीन को आगे कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफ बोलते हैं। और इसी रेगुलेशन को हम कौन सा बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। यानी कि ये बाइंड होने के बाद इसके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। किसके भी आप पर जो कौन रिप्रेसर इसके जो ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है उसको कम कर रहा है, किससे, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से। तो ये रेगुलेशन कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर। दूसरा हम टाइप ऑफ ऑपरेरॉन की बात करते हैं। तो ये ऑपरेरॉन कैसा है, इंड्यूसेबल है। तो इंड्यूसेबल कौन है, इंड्यूसर आ रहा है, कौन, लैक्टोज आ रहा है। तो ये ऑपरेरॉन कैसा है, इंड्यूसेबल ऑपरेरॉन। तो ऑपरेरॉन कैसा, इंड्यूसेबल है, नेगेटिव रेगुलेशन है। तो दोबारा से हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये एक लैक ऑपरेरॉन है, इसमें रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में बनता है तो किसके साथ जाके जुड़ जाता है, ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर से पहले कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर के ऊपर कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो नहीं करता है तो इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा इसकी एक्टिविटी को, और ये कौन सा होगा, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। दूसरा, जैसे ही एलोलैक्टोज है या इंड्यूसर कोई भी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो इंड्यूसर आएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव है उसको इनएक्टिव कर दिया, और इनएक्टिव करने के बाद ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज होगा, बाइंड नहीं हो पाएगा। बाइंड नहीं होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करेगा, और इससे क्या होंगे, ये स्ट्रक्चरल जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रीमियज और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो इसी को क्या कहोगे कि यहाँ पर बेसिक या बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट है, उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगा, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रमोटर को, ऑपरेटर है, रेगुलेटरी जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रोडक्ट होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वो लैक्टोज है। इस लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। साथ वाई जीन है वो क्या करती है, परमेज जो परमिबिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। दूसरा कौन सा है, ए जीन है। ए जीन क्या, ट्रांसएसिटाइलेज है। इसी के साथ जो लैक्टोज है वो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। और जो एक्चुअल रिप्रेसर का क्या करता है, इंड्यूसर का काम करता है रिप्रेसर को चेंज करने के लिए। तो ये हमारा जो रेगुलेशन है वो कौन सा है, नेगेटिव रेगुलेशन है, और कैसा है, इंड्यूसेबल है, नेगेटिव और इंड्यूसेबल है। इसी के साथ जो लैक ऑपरेरॉन जो होता है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। यानी कि लैक ऑपरेरॉन है उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन। यानी कि ऑपरेरॉन के अंदर दोनों टाइप का रेगुलेशन होता है, कौन सा, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है और कौन सा होगा, नेगेटिव रेगुलेशन भी होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जब लैक्टोज अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है।
ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड होना चाहिए, प्रमोटर साइट पर। ये कौन सा होगा, ये प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है। पर हम जानते हैं कि जो रेगुलेटरी यहाँ पर कोई ये कौन था, रेगुलेटरी जीन है, या रेगुलेटरी जो प्रोटीन है वो उसका एक्सप्रेशन कौन है, रिप्रेसर। रिप्रेसर यहाँ पर आकर बाइंड होगा ऑपरेटर के साथ। तो जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, इन स्ट्रक्चरल जीन का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो यानी कि इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया गया है। तो जब ग्लूकोज लैक्टोज क्या एब्सेंट है तो लैक रिप्रेसर बाइंड क्या होगा, टाइटली ऑपरेटर के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो ये कौन है, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है। अब हमारे पास क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज एब्सेंट है। और ग्लूकोज जब एब्सेंट है तो उस टाइम पर क्या होगा, लैक्टोज सेल के अंदर आएगा। तो यानी कि ये ई कोलाई का ई कोलाई सेल है। ये ई कोलाई सेल के अंदर पहले ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज खत्म हो गया तो कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज। लैक्टोज की परमेबिलिटी होती है, सेल के अंदर आता है। और लैक्टोज सेल के अंदर आता है तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है, यानी कि हमारा ये मॉडल था, यानी कि ये कौन था, प्रमोटर है, ये इंड्यूसर है। और यहाँ पर कौन सा है, जेड, ये सॉरी प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और जेड वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन है। इसका प्रोडक्ट ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर कहाँ पर बाइंड होता है, इस ऑपरेटर के ऊपर बाइंड हो जाता है। तो इसके ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको बाइंड नहीं होने देता है। तो ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब या तो बाइंड नहीं होने देगा या इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन किसका है, आइजीन का प्रोडक्ट है। और आइजीन का प्रोडक्ट रिप्रेसर यहाँ के बाइंड हो गया तो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब सेल के अंदर कौन आया, लैक्टोज आया। और लैक्टोज का ही जो आइसोमेरिक फॉर्म है वो कौन सा, एलोलैक्टोज है। तो एलोलैक्टोज आके क्या कर देता है, इसकी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बदल देता है। ये इसके साथ आकर बाइंड हो गया, और बाइंड हो गया तो ये क्या होगा, जो एक्टिव फॉर्म में था उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो इनएक्टिव करने के बाद यह क्या जुड़ रहा था और इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो ये इसके साथ जाकर बाइंड नहीं हो रहा है, और बाइंड नहीं हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। कब, जब लैक रिप्रेसर मेक इट गो ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज नाउ कैन ट्रांसक्रिप्ट। तो प्रमोटर है, इस प्रमोटर साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। पॉजिटिव रेगुलेशन है तो पॉजिटिव रेगुलेशन के क्या होगा, कैप साइट है, कैप साइट से क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, इससे क्या होगी, प्रोटीन बनेगी। और ये कैप साइट जस्ट प्रमोटर से क्या होगी, पहले होगी। और उसके पहले क्या होगी, यहाँ पर प्रमोटर और यहाँ पर रेगुलेटरी जीन, और उसके बाद क्या होगी, कैप साइट जस्ट इसके ऑपरेशन से पहले होगी। यहाँ से भी क्या होगा, ये आइजीन था, इस आइजीन से ये कौन सा, कैप साइट है। तो कैप साइट भी क्या कर रही है, अपना आरएनए बना रही है और अपना क्या होती है, प्रोटीन बनाती है। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, एक्टिवेटर है। या हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, एक्टिवेटर है। और ये एक्टिवेटर पहले क्या है, इनएक्टिव है। और इनएक्टिव है तो इसके साथ कौन आ जाएगा, इसके साथ कौन आएगा, यानी कि इनएक्टिव है, यानी कि मॉलिक्यूल था, ये इनएक्टिव है, ये मॉलिक्यूल है, इनएक्टिव है। पर इसके साथ कौन सा आएगा, साइक्लिक एएमपी आ गया। तो साइक्लिक एएमपी आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्टिवेटर साइट है यहाँ पर। तो एक्टिवेटर साइट है वो यहाँ पर आकर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। और ये किसको धक्का मारेगा, आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्या करेगा, ये देखो कि ऐसे है, कैप साइट है,
ये प्रमोटर साइट है, ये ऑपरेटर साइट है, आगे फिर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर। तो इससे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्टिवेटर बनेगा। एमआरएनए से कौन सा है, एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर पहले क्या है, इनएक्टिव है, और ये इनएक्टिव है तो साइक्लिक एएमपी आएगा, और साइक्लिक एएमपी आकर इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और ये साइक्लिक एएमपी आकर इसको एक्टिव कर रहा है। ये एक्टिव होने के बाद जो प्रमोटर साइट है इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो कैप प्लस साइक्लिक एएमपी, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है ये कौन, आरएनए पॉलीमरेज है। तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, पुश करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कौन से ZYAN की स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को क्या कर रही है, अनहांस कर रही है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है इसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है। तो ये जो रेगुलेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव रेगुलेशन। अब पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, लैक्टोज आ रहा है, लैक्टोज टूट रहा है, तो मान लो ये क्या होगा, लैक्टोज है वो किस में टूट रहा है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में टूट रहा है, जिसकी वजह से लगातार एक्सप्रेशन होने की वजह से ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, ई कोलाई सेल के अंदर। और ग्लूकोज का अमाउंट अगर बढ़ गया है तो जो साइक्लिक एएमपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से जो एक्टिवेटर है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव हो जाएगा तो जो पॉजिटिव रेगुलेशन था वो वापस से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये किसके साथ बाइंड नहीं होगा, डू नॉट बाइंड विद प्रोमोटर साइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके बाइंड नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को वापस से क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि जो लैक ऑपरेन है उस लैक ऑपरेन का जो रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन होता है। तो हमने ये ऑपरेन का मॉडल जो देखा है ये देखा है कि नेगेटिव रेगुलेशन देखा है, और ये हमने देखा है लैक ऑपरेन का पॉजिटिव रेगुलेशन देखा है। क्लियर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों कहाँ होते हैं, ई कोलाई के अंदर होते हैं। तो लैक ऑपरेन मॉडल है वो सबसे पहले किसने दिया, जैकब और मोनार्ड ने 1961 के अंदर दिया। उन्होंने क्या किया कि मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन है वो सिंगल ऑपरेटर और प्रमोटर जीन से रेगुलेट होती हैं। तो ये क्या है, उनकी रेगुलेटरी जीन है। तो जो जीन रेगुलेशन है वो जीन रेगुलेशन किसका होता है, रेगुलेटरी जीन का होगा। रेगुलेटरी जीन कौन सी होती हैं, स्मार्ट और लग्जरी जीन होती हैं, जिनका प्रोडक्ट है वो कभी कभार सेल को रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी जीन को हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। उन जीन को ऑन या ऑफ किया जाता है। तो ऑन ऑफ या जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन कोडिंग जो जीन है उनके रेगुलेशन को सबसे पहले जो मॉडल के तौर पर प्रपोज जो किया है वो किसने बताया, किसने समझाया था, जैकब और मोनार्ड ने। तो हम रेफरेंस के तौर पर हम मॉडल जो पढ़ते हैं, ऑपरेंट मॉडल पढ़ते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है क्योंकि जीन कैसी है, पॉलीसिस्टोनिक जीन है। और ये जो मॉडल है वो प्राइमरी तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और कॉमन टाइप का जो अरेंजमेंट भी होता है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंट रेगुलेशन पाए जाते हैं। तो मेनली हम किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन, ऑपरेंट मॉडल। ऑपरेंट में भी हम सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं वो कौन सा है, लैक ऑपरेंट मॉडल है। आशा करते हैं कि यहाँ तक का जो डिस्कशंस है वो आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफ साइंस बाय संदीप यादव चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।